Hello and welcome to Bimochan IAS. This is a series of geography optional and we are discussing geomorphology which is the part of module 2. आज का टॉपिक इस सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक होने वाला है, वो है कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस। ठीक है, अब ये टॉपिक तो 13 है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 13A एंड 13B। आज हम लोग डेविस के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट में हम पेंकिच से रिलेटेड बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा आगे चल के हम लोग और साइकिल पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म वगैरह के बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, नाउ आज का टॉपिक भाई मैंने बताया लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल, कंसेप्ट ऑफ इरोजन में हम लोग डेविस देखने वाले हैं। कल अपन लोग वॉल्टर पेंक का देख लेंगे, रियल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है, रियल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है। देखो सिलेबस के अंदर अगर हम देखेंगे तो फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट से लेके पूरा वॉल्केनिसिटी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अर्थक्वेक एंड सुनामी में आप लोगों को बाद में एक वीडियो डाल दूंगा, उसके अंदर हो जाएगा। आज जो येलो वाला है वो हम लोगों का आज का हम लोग का मुद्दा है। आज से ही मतलब 2 या 3 वीडियोस चीज़ में लगेंगे कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल करने में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लो ये पूरा, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो सिलेबस। नाउ PYQ देखो, ये देखो बेस लेवल क्या है। ठीक है, डेविस और वॉल्टर पेंक की साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस और पेंक की साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस की साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस की पेंक की साइकिल ऑफ इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन। तो आप देख पा रहे हो कि 40 ईयर्स में मोर देन 60% जो है आप लोगों के इस टॉपिक में से सिर्फ डेविस और पेंक से ही पूछा गया है। ठीक है, और आप अगर देख रहे होंगे तो लास्ट टाइम 17 में पूछा था, दैट इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी नहीं आएगा भाई, आएगा, इस बार भी आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस बार काफ़ी ऐसे ऐसे फिनोमेना हुए हैं। जैसे रसिया में अर्थक्वेक आया, हमारे खुद इंडिया के अंदर ही केदारनाथ मतलब अपना हिमाचल प्रदेश में अभी देखो लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये चीज़ें क्या कंसेप्ट हैं आप लोगों के वहाँ पर यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो, साइकिल ऑफ इरोजन देखा जाए, देखो सबसे पहले क्या होता है, काफ़ी कोचिंग सेंटर्स हुए हैं, अगर आप भी पढ़ोगे और अगर आपने अगर स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ा होगा तो कई लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो पढ़ते हैं स्लोप डेवलपमेंट। मैं पहले आप लोगों को इसका बेस बता दूं कैसे होता है कि सबसे पहले लोग क्या पढ़ते हैं, स्लोप डेवलपमेंट पढ़ते हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है, और मैंने ये क्यों नहीं किया स्टार्ट, पहले मैं बता रहा हूँ। स्लोप डेवलपमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले, मैं आपको सिलेबस में ही दिखाता हूँ। पहले ये देखो, यहाँ पर क्या आया, स्लोप डेवलपमेंट। अब अगर मैंने आपको स्लोप डेवलपमेंट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने PYQ जब देखे थे तो मोर देन 2 से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आए हुए हैं लास्ट 40 ईयर्स में। तो इसके लिए मुझे कम से कम 2 या 3 वीडियोस लगेंगे कराने के लिए और हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और ऊपर से इसका जो लिंकेज है ना बड़ा कम है समझने में, बस आपको छोटा सा बेस समझना है, उससे आप लोगों का ये टोटल हो जाएगा। क्या होता है स्लोप डेवलपमेंट में, सीधा सीधा बोला जाता है कि जब आपका अपलिफ्टमेंट होता है किसी भी उसका, जब मैंने आप लोगों को हिल डेवलपमेंट बताया था तो मैंने बताया था कि अपलिफ्टमेंट होता है तो क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। और जब डेन्यूरेशन प्रोसेस होगी, जब कटेगा तो क्या होगा, यहाँ से स्लोप बनता चला जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका स्लोप ही तो चेंज होता चला जाएगा। तो वही है स्लोप डेवलपमेंट। तो यही स्लोप जो है चेंज होता जा रहा है, उसी को स्टेजेस में डिवाइड करते गए हैं अलग अलग जोग्राफर्स मिलके। समझ में आई ये वाली बात। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं मेनली। देखो सबसे पहले अपन लोगों ने क्या देखा कि जब भी हम इरोजन साइकिल, देखो इरोजन किस चीज़ में होता है, सबसे पहले तो ये समझो इरोजन किस चीज़ में होता है। क्योंकि नाम अगर आप ये नहीं समझोगे कि इरोजन कहाँ होता है तो आप ये भी नहीं दिमाग लगा पाओगे कि डेविस ने किस पर स्टडी की थी। सबसे पहले डेविस ने जो स्टडी की थी वो कहाँ स्टडी की थी, अपने रिवर बेड के ऊपर। कहाँ करी थी, रिवर्स के ऊपर। और जो इरोजन होता है वो इन्होंने क्या बोला कि वाटर के हेल्प से इरोजन होता है। समझ में आई ना, रिवर्स के वाटर से क्या हुआ, इरोजन हुआ, उस पर इसने क्या किया, स्टडी की। तो इसीलिए जो WM डेविस जो है, डेविस है, इनने क्या किया, इनने बोला जो भी साइकिल है इसको, इस साइकिल को क्या बोलने लगे, स्टैंडर्ड एपिजन साइकिल ऑफ इरोजन या नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। डेविस ने जो भी अपनी साइकिल दी, इरोजन साइकिल दी, उसको हम लोगों ने क्या बोला, स्टैंडर्ड एपिजन साइकिल ऑफ इरोजन एंड नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। समझ में आई।
अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि साइकिल ऑफ इरोजन बताओ, स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ इरोजन बताओ, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन बताओ, स्टैंडर्ड एपिजन साइकिल ऑफ इरोजन बताओ, सब एक ही हैं। समझ में आया? इसी तरीके से तो अपन को नोट्स तैयार करने पड़ेंगे कि अगर एग्जाम में आए तो आप लोगों को सोचना ना पड़े। आप लोगों को दिमाग में रखना है कि 4 क्वेश्चन बना सकता है इसी चीज़ से, कि वो बोलेगा कि डिस्कस द साइकिल ऑफ इरोजन, या फिर डिस्कस द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, या डिस्कस द स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ इरोजन, या फिर डिस्कस द स्टैंडर्ड एपिजन साइकिल ऑफ इरोजन। समझ में आया? नाउ विलियम मॉरिस डेविस जो थे एक अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जनरल थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट दी। समझ में आया? सबसे पहले जनरल थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट देने वाले जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कौन थे? विलियम मॉरिस डेविस, WM डेविस इसीलिए इनका नाम, अपन मतलब नाम है इनका विलियम मॉरिस डेविस, लेकिन अपन लोग उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WM डेविस, क्योंकि एग्जाम में भी आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा तो आप सीधा सीधा WM डेविस लिख के आना। तो डेविस पोस्टुलेटेड हिज कंसेप्ट इन जियोमॉर्फिकल साइकिल। इनने क्या बोला? इस वाले जो कंसेप्ट है उसको क्या बोला? जियोग्राफिकल साइकिल। इनने क्या बोला? जियोग्राफिकल साइकिल, पॉपुलरली नॉन एज द साइकिल ऑफ इरोजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आज के टाइम पे? साइकिल ऑफ इरोजन बोलते हैं। कब दिया था इनने? 1899 में, याद रखना। मतलब तब तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का भी नहीं पता था, हम लोगों को प्लेट टेक्टोनिक्स का भी नहीं पता था। उस टाइम पे तो ऊपर ऊपर की चीज़ों को स्टडी कर रहे थे ना लोग। तो बस वही चीज़ है कि 1899 में इन लोगों ने इनने क्या किया? साइकिल ऑफ इरोजन दिया, जिसको जियोग्राफिकल साइकिल कंसेप्ट था वो। ठीक है? ए कंसेप्चुअल मॉडल टू एक्सप्लेन द लैंडस्केप एवोल्यूशन प्रोसेस बिगिन विद द रैपिड अपलिफ्ट। देखो ये जो मॉडल है, कंसेप्चुअल मॉडल है, इसने एक्सप्लेन किया हम लोगों को क्या? लैंडस्केप इवोल्यूशन का कंसेप्ट। ठीक है? किस तरीके से लैंडस्केप इवॉल्व हो रहा है, वही तो चीज़ चल रही है अपनी। कल भी मैंने वही डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो बस यही अपना आज अपन मेन डेविस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसने बोला कि लैंडस्केप एवोल्यूशन कैसे होता है। इसने डिस्क्राइब किया कि लैंडस्केप जो होता है वो कैसे कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा? आप लोगों का लैंडस्केप अपलिफ्ट होगा। क्या होगा? सबसे पहली स्टेज क्या होगी? अपलिफ्ट होगी। मतलब जब तक वो अपलिफ्ट नहीं होगा तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब पहले से बन नहीं जाता है जब तक लैंडस्केप, मतलब सीधा अगर आपका अर्थ का सरफेस है और धीरे 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 यहाँ पर लैंडस्केप अपलिफ्ट होता जा रहा है तो ये पहली स्टेज कहलाएगी। समझ में आया? और फिर ये अपलिफ्टमेंट से स्टार्ट किया और फिर इन्हें ये बताया कि किस तरीके से इस लैंडस्केप जो है वो इवॉल्व होता है टाइम के साथ साथ। ठीक है? कि इवोल्यूशन किस तरीके से होता है जियोलॉजिकल टाइम के साथ। जैसे मैंने लास्ट के वीडियोस में जब बताया कि आप लोगों का जो हिमालयन रीजन है वो क्या है? यंग स्टेज पर है। तो इसका मतलब वो इस तरीके से पीक उसका ज़्यादा हो गया। और अब हम लोगों का अगर हम लोग क्या देखेंगे? वेस्टर्न घाट देखेंगे या ईस्टर्न घाट देखेंगे तो उनमें क्या है? हिमालयन की अपेक्षा थोड़े से घिस गए हैं ना, वो चीज़ है। सीधी सीधी बात है। तो बस वही चीज़ है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है। किसका? अब किसके कारण हो रहा है? अपने आप तो हो नहीं रहा है। तो इस पर जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है वो किस चीज़ का पड़ रहा है? इरोजन का पड़ रहा है, टेक्टोनिक्स का पड़ रहा है, और बेस लेवल एडजस्टमेंट का पड़ रहा है। बेस लेवल एडजस्टमेंट का पड़ रहा है। अब जो बेस लेवल क्या होता है वो मैं भी आपको और ज़्यादा समझा दूंगा, लेकिन मोटा मोटा ये समझो कि अगर आप लोगों ने सीधा सीधा एक कोई चीज़ है, यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है तो क्या होगा? अब जैसे मैं अगर इसको इरोजन करूँगा और थोड़ी सी टेढ़ी हुई है तो क्या होगा? धीरे धीरे बिल्कुल फ्लैट होने की कोशिश नहीं करेगा बेस लेवल के नीचे। मतलब यहाँ तक आके कुछ भी चीज़ अगर इसको इरोड करेगी तो इसको एडजस्ट ही तो करेगा उसको घिस घिस के। तो बस वही एडजस्टमेंट हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है आगे चल के एडजस्टमेंट। एंड अब ये वाली साइकिल स्टार्ट कहाँ होती है? अपनी अपलिफ्टमेंट से। फिर क्या होगा? एवोल्यूशन होगा। और एंड कहाँ होगा भाई? बिल्कुल नियरली फ्लैट सरफेस हो जाएगा। क्या होगा? एक नियरली फ्लैट सरफेस अपन को मिल जाएगा। ये पूरा घिस घिस के नीचे क्या मिल जाएगा अपन को? एक नियरली फ्लैट सरफेस मिल जाएगा, जिसको डेविस ने क्या बोला? पेने प्लेन बोला। क्या बोला? पेने प्लेन बोला। क्या बोला? पेने प्लेन। अपन लोग क्या बोलते हैं उसको? पेनी प्लेन। क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन। समझ में आई? कि अगर कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पेनी प्लेन क्या होता है तो सीधी सीधी बात है, जो फाइनल स्टेज, जो ओल्ड स्टेज, जो मेच्योर्ड स्टेज का जो आउटपुट अपन लोगों को मिल रहा है, मतलब फुल साइकिल का जो आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है, एंड स्टेज जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेनी प्लेन बोलेंगे। और डेविस ने इसको क्या बोला था? पेने प्लेन। क्या बोला था? पेने प्लेन। ठीक है? नाउ इस अब क्या हुआ? इनने कुछ अजम्पशंस किए। क्या किए? कुछ अजम्पशंस किए कि भाई किस तरीके से होगा। तो इनने अज्यूम किया कि स्टडी जियोलॉजिकल सेटिंग एंड फोकस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। इनने क्या अज्यूम किया
कि भाई जो जियोलॉजिकल सेटिंग जो हो रही है ना वो स्टडी हो रही है, मतलब धीरे धीरे हो रही है, और हमेशा इंटरप्ले होता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज का। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये पूरी तरीके से समझाया था कि किस तरीके से स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज इफेक्ट करती हैं लैंडस्केप डेवलपमेंट के ऊपर। समझ में आया? और इन तीन चीज़ों को अपन लोग क्या बोल रहे थे? ट्रायो ऑफ डेविस बोल रहे थे। समझ में आया ना? तो इसी को अपन लोग क्या बोल रहे थे? ट्रायो ऑफ डेविस। अकॉर्डिंग टू हिम लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेज बाय द डेविस फॉलोअर। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? डेविस के फॉलोअर क्या बोलते हैं? स्टेज बोलते हैं। समझ में आया? वही स्ट्रक्चर, टाइम और प्रोसेस मैंने लास्ट टाइम बताया था, वही चीज़ है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब लिथोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। ठीक है। टाइम क्या बोलते हैं? वॉज नॉट ओनली यूज इन द टेम्परल कंटेक्स्ट बाय द डेविस बट इट वॉज ऑल्सो यूज बाय द प्रोसेस इटसेल्फ। मतलब केवल टेम्परेरी तौर पर नहीं रखा था, इसको पूरा प्रोसेस बोला गया था। लीडिंग टू एन इनएविटेबल प्रोग्रेशन एंड चेंज ऑफ द लैंडफॉर्म। प्रोसेस क्या होता है? इसका मीन होता है एजेंट ऑफ डेनुडेशन एंड इंक्लूड द बोथ द वेदरिंग एंड द इरोजन। ये चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, वही चीज़ हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन में डाल दी है। अजम्पशन, अब देखो कोई भी थ्योरी आप अगर दोगे, जब आप स्टडी करोगे तो कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो आप लोगों को कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। इसी तरीके से डेविस ने भी कुछ अजम्पशंस लिए अपनी इस साइकिल को जस्टिफाई करने के लिए। नाउ इनने जो अजम्पशन क्या किया कि इवोल्यूशन ऑफ द लैंडफॉर्म आर प्रोडक्ट ऑफ किस चीज़ से बना? इवोल्यूशन किस चीज़ से हो रहा है, बना होता है? इंट्रैक्शन ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। क्यों? क्योंकि इनने बोला कि जो हमारी स्टेज जो स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है? हम लोगों की अपलिफ्टमेंट से हो रही है। और अपलिफ्टमेंट किस चीज़ से होता है? अपन लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था अपलिफ्टमेंट किस चीज़ से होता है, क्योंकि अपलिफ्टमेंट होता है हम लोगों का एंडोजेनेटिक फोर्सेस से। समझ में आई ना? एंडोजेनेटिक फोर्सेस से होता है। तो इसीलिए ये इंट्रैक्शन ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से हम लोगों का क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ है, लैंडफॉर्म का एवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि अपलिफ्टमेंट हो गया, फिर उसके बाद जब भी जो भी चेंजेस आएंगे हम लोगों का, जो भी चेंजेस आएंगे वो किसके कारण होगा? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण होगा। समझ में ये वाली बात? नाउ इवोल्यूशन इज एन ओल्डरली, बहुत पुराना, मैनर इज सच अ वे दैट द सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ द लैंडफॉर्म इज डेवलप्ड थ्रू द टाइम इन रिस्पॉन्स टू एन एनवायरमेंटल चेंज। मतलब इन्हें बोला कि इतना पुराना है, इतना पुराना एवोल्यूशन हो रहा है और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, सीक्वेंस तरीके से हो रहा है, जिससे रिस्पॉन्स किस चीज़ से करेगा? डेवलप भी हो रहा है, और क्या हो रहा है? एनवायरमेंटल चेंजेस भी इससे आ रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। स्ट्रीम इरोड देयर वैली रैपिडली। जो क्या, ये क्या बोल रहा है? आपने, मैंने बताया कि सब कुछ क्या होता है? रिवर के थ्रू हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो उनकी जो वैली जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से डाउनवर्ड जो होती है, इरोड होती है। द ग्रेडेड कंडीशन इज अचीव। जब तक उसको इरोड करती जाएगी, जब तक उसको एक ग्रेडेड कंडीशन नहीं मिल जाती। समझ में आया? मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर आप लोगों की स्ट्रीम है, मेरा इस तरीके का एक बना हुआ स्ट्रक्चर, यहाँ से भी नदी निकले, वो उसको तब तक काटेगी ना जब तक उसको एक पूरी की पूरी ग्रेडेड कंडीशन नहीं मिल जाती, मतलब सीधा सीधा पेनिप्लेन नहीं बन जाता। देयर इज अ शॉर्ट पीरियड रैपिड अपलिफ्टमेंट। इसने बोला कि जो अपलिफ्टमेंट होता है ना वो बहुत कम टाइम के लिए होता है इन द लैंड मास। ऑल्सो स्लोअर रेट ऑफ द अपलिफ्टमेंट डिस्क्राइब बाय डेविस ऑल्सो डिजायर्ड। उसने बोला कि डेविस ने बोला कि भाई अगर आप लोगों का लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट करना है तो हम लोगों की जो अपलिफ्टमेंट होगा वो बहुत रैपिड हो रहा है, वो बहुत रैपिड हो रहा है। लेकिन इन्होंने ये बोला कि है तो शॉर्ट पीरियड के लिए है, लेकिन शॉर्ट रेट है, मतलब स्लोअर रेट है, धीमे धीमे हो रहा है। पीरियड बहुत रैपिड है, बहुत जल्दी अपलिफ्ट होगा, लेकिन बहुत स्लोअर रेट पे होगा। क्यों? आप लोगों को पता है उसने क्या किया? भैया अपलिफ्ट हो जाएगा धीरे 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 धीरे, तभी तो हम लोगों की धीरे धीरे से वो क्या होगी? इरोजन स्टार्ट होगा। तो एक और चीज़ इन्हें बोल दी, मतलब यहाँ पे गलत है, लेकिन इन्हें क्या बोला? अजम्पशन लिया कि इरोजन तभी स्टार्ट होगा जब हम लोगों का अपलिफ्टमेंट खत्म होगा। मतलब जब तक अपलिफ्टमेंट चलता रहेगा हम लोगों का इरोजन स्टार्ट नहीं होगा। ये किसने बोला? डेविस ने बोला। अब कई लोग बैठ के ये सोच रहे होंगे, अरे ये तो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई हाँ, अभी हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन ये कब की बात है? 1899 की बात है भाई। इनने सबसे पहले क्या बोला कि भाई जो अपलिफ्टमेंट जो हो रहा है
वो क्या हो रहा है, तब अब जब तक अपलिफ्टमेंट हो रहा है उस तब तक हम लोगों का इरोजन स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए तो इन्होंने बोला कि नहीं, पीरियड तो बहुत रैपिड हो गया अपलिफ्टमेंट का, बस स्लोअर रेट पे अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ठीक है, उन्हें डिस्क्राइब कर दिया स्लोअर रेट का, लेकिन उन्होंने बोला कि पीरियड बहुत रैपिड हो गया। अब जो भी चीज़ चलेगी हमारी होगी, तो वही चीज़ तो बात है, जब तक आप लोगों को कोई थ्योरी लगानी है तो उन्हें अज्यूम ये कर लिया कि भाई बहुत जल्दी अपलिफ्टमेंट हो गया। समझ में ये वाली बात? नाउ अब देखो ये चीज़ में जोग्राफिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द जोग्राफिकल साइकिल प्रेजेंटेड बाय द WM डेविस। अब देखो ये तो मैंने क्या किया, अपने हाथों से बना दिया है, ये मैंने डायरेक्ट बुक से ले लिया है। समझ में आया? मेरा चूँकि राइटिंग बहुत मतलब ड्राइंग बहुत गंदी है तो इसलिए, तो आप चाहो तो इस तरीके से बना के आना, चाहे पॉज कर लो, ये आप बना सकते हो अपने नोट्स के अंदर। ये मैंने बुक से ले लिया है। ये देखो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ, अब देखो मैं ये वाला यहाँ से करता हूँ, ये रहा। अगर मैं वाई एक्सिस पर एल्टीट्यूड लूँ और एक्स एक्सिस पर टाइम लूँ, इधर ये मेरा क्या है, टाइम है, ये मेरा एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब मान लो मेरा कोई भी अपलिफ्टमेंट होता है, ऑल्टीट्यूड ऑफ द फ्लोर्स ऑफ द मेन वैली। ठीक है, अब मान लो ये मेरा फ्लोर हो गया, अब मेरी ऊंचाई है ये किसी भी उसकी। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ये इतना था, जो नीचे वाला ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये देखो मैं आप लोगों को दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये देखो ये अब ये वाला जो हिस्सा है, अगर मेरा एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है और मेरा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है, जो मेरा डॉटेड स्लोप है ना, वो क्या है, अपलिफ्ट हो रहा है स्लोप, तो मेरा स्लोप क्या हुआ, अपलिफ्ट हुआ। यहाँ तक तो हुआ नहीं। इसने क्या बोला डेविस ने कि यहाँ तक जो है मेरी साइकिल स्टार्ट होगी ही नहीं, मतलब मेरा जो भी इरोजन है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो अब ये मेरा जो है ABC, समझ में आया ना, ABC ऊपर वाला। अब ये ऊपर वाला कर्व है अपर कर्व। ठीक है, आल्टीट्यूड ऑफ द हाईएस्ट डिवाइड समिट। ठीक है, अब देखो अपर कर्व लोअर कर्व, ऊपर वाला अपर कर्व, नीचे वाला लोअर कर्व। ये जो LC दिख रहा है ना आप लोगों को, कई लोगों को नहीं दिख रहा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना वो LC है, LC मतलब लोअर कर्व। इट मीन्स मैक्सिमम जाएगा वो ऊपर, कितना जाएगा, सुमिट मतलब मैक्सिमम पीक, सुमिट मतलब पीक होता है, याद रखना। बट आप वहाँ पर अगर सुमिट यूज करके आओ तो नंबर अच्छे मिलेंगे। ये कहता है पीक, मतलब इतना मैक्सिमम आप लोगों का अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ठीक है, सुमिट ऑफ वाटर डिवाइड्स। और लोअर कर मतलब वैली ऑफ फ्लोर्स, मतलब जो फ्लोर्स पर जितनी ज़्यादा नीचे तक जितनी वैली जाएगी, जितना वो काटेगी वो उतनी रहेगी वैली। समझ में आया? नाउ AC क्या है, अब देखो मैं AC समझाता हूँ। ये पूरा A से लेके C तक, ये क्या है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलीफ। इसके ऊपर जो है आपका रिलीफ नहीं होगा, ऊपर नहीं उठेगा। देखो आप देख रहे हो ना, ये सबसे ऊपर है भाई, क्योंकि मेरा हाथ वैसे है तो इस चक्कर में ऊपर लग रहा है, लेकिन ये सबसे मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलीफ BC। BC कहाँ है, ये हो गया B और ये हो गया मेरा C। समझ में आया ना, BC। तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियली एवरेज रिलीफ, मतलब इसका अपर कर्व और लोअर कर्व जो है, अपर कर्व और लोअर कर्व का जो है वो एवरेज रिलीफ हो गया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। समझ में आई नहीं वाली बात? ये देखो ABC, वेट, ये रहा, सॉरी मैंने यहाँ पे ना आप लोगों को गलत बता दिया, कहाँ गया, ये रहा BC, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये तो है, ये G है, ये वेट DEFG, EFGH, FGH। ठीक है, ये काट दो, वही तो मैंने अब स्प्रिंट हो गया ना, ADG, AD और G, वेयर इज D, दिस इज D। ये मिसप्रिंट हो गया तो इसी चक्कर में इतना कुछ हो रहा है, ये D है। समझ में आया? अब आप इसको ठीक कर लेना, AD और G, ये क्या है, ये बेस लेवल है। बेस लेवल मतलब इससे नीचे इरोड नहीं होगी कोई भी चीज़, इससे नीचे जो है इरोड नहीं होगा। ये मैक्सिमम है जहाँ तक वो इरोड करेगी किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूँ, इस चीज़ से अगर आपको समझ में ना आए, देखो ये जो है अगर ऊपर का हिस्सा है, ये मेरा क्या हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, अल्टीट्यूड बढ़ गया। ठीक है, अब अगर मेरा इरोजन स्टार्ट होगा, ये मेरा बेस लेवल अगर मैंने मान लिया, तो इसके नीचे जो है मेरा इरोड नहीं होगा, ये मैक्सिमम इतना ही रहेगा, जितना होगा तो इतना ही होगा, और उससे ज़्यादा मैक्सिमम इरोड नहीं होगा। अब देखो
ये वाली जो स्टेज है, ये स्टेज, ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं यूथ स्टेज। क्यों? क्योंकि इसमें देखो पीक कितना ज़्यादा आ रहा है कि नहीं, पीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर जो मेच्योरिटी स्टेज है, इसके अंदर आप लोगों का अच्छा खासा उस तरीके से ठीक बन गया। ये इसमें क्या है ना, अलग अलग डीप नहीं रह रहा है, बिल्कुल आराम से इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। इसमें यू शेप्ड वैली बनने लगती है हम लोगों की, इसमें सिर्फ वी शेप्ड वैली बनेंगी। बहुत कटा, एकदम से कट गया है ना, तो इसीलिए इसमें वी शेप्ड, इसमें यू शेप्ड बनेगी। और जैसे ही आप लोगों का और ज़्यादा वो चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे, इस तरीके से और हल्का हल्का सा हो गया। ये वाले जो इलाके हो गए उनको क्या बोलेंगे, मॉन एंड रॉक, मॉन एंड नॉक बोलते हैं, ठीक है। मॉन एंड नॉक बन गए यहाँ पे आप लोगों के, ये आप लोगों का ओल्ड स्टेज हो गया। समझ में आ गई ये वाली बात, नॉर्मल सी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। देखो बहुत ज़्यादा ऊपर था, फिर क्योंकि ऊपर की तरफ जितना ज़्यादा जाएगा पीक पर होगा, तो मेरी रिवर की जो स्पीड होगी और वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वो इसको बहुत रैपिड तरीके से काट देगा। जब रैपिड तरीके से काटेगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे आप लोगों की, वी शेप्ड वैली बनेंगी, है कि नहीं है। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा और मेच्योर होना चालू हो गया, तो क्या होगा, मेरा स्लोप जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब स्लोप कम होगा तो मेरी जो नदियाँ होंगी वो भी धीरे से, उनकी जो रिवर की जो स्पीड होगी, वाटर की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, ये मेरा यू शेप्ड वैली बनना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद और धीमे धीमे होगा, तो फिर और धीमे धीमे ये क्या हो गया, इसका एल्टीट्यूड कम होता जा रहा है। देखो ये बहुत ऊंचा था, तो ये और नीचा हो गया, और ये वाले इलाके क्या हो गए, मेरे मोनेंड नॉक्स हो गए। समझ में आया ना, समझ में आ गया। और ये वाला जो है, ये जो है, ये क्या है, मेरा बेस लेवल हो गया, मतलब इससे नीचे ये रोड नहीं होगा, ठीक है। 10, अब देखो बेस लेवल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है द लिमिट ऑफ द मैक्सिमम वर्टिकल इरोजन। वर्टिकल इरोजन जो भी होगी, देखो ये वाला जो वर्टिकल इरोजन जो हो रहा है, ये वाला, ये देखो ये वाला, ये लिमिट है मैक्सिमम, मतलब वैली कितनी डीप हो सकती है उसकी लिमिट है, कि इससे अंदर ये डीप नहीं होगी। किसके द्वारा, रिवर के द्वारा। स्टेजेस ऑफ इरोजन साइकिल, अब देखो डेविस ने स्टेजेस बोले, ठीक है। इसी को अपन की कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं साइकिल की, याद रखना, इसी को अपन लोग की कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं साइकिल की। पहली स्टेज क्या है, यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज मैंने बताया ना, 3 स्टेज है, यूथ, मेच्योर और ओल्ड। यूथ, मेच्योर और ओल्ड, ठीक है। तो पहली स्टेज क्या हो गई, यूथफुल स्टेज। इसमें क्या होता है, हाई रिलीफ होंगी, रैपिड वर्टिकल इरोजन होंगे, डाउन कटिंग बाय द रिवर एंड स्ट्रीम। रिवर और स्ट्रीम से क्या होगा, रैपिड वर्टिकल इरोजन होगा डाउन स्ट्रीम की तरफ, जो कि इसको काटेगा ना, रिवर और स्ट्रीम को। रिवर फ्रॉम डीप वी शेप्ड वैली, ठीक है। अब रिवर क्या बनेगा, रिवर क्या क्या बनाएगी, आपकी डीप वी शेप्ड वैली बनाएगी, और फीचर लाइक वाटरफॉल बनेंगे यहाँ पे, रैपिड डोमिनेट हो, रैपिड से तो डोमिनेट होंगे भाई, बहुत स्पीड ज़्यादा होगी ना। यूथफुल स्टेज है तो इसका मतलब ऊपर में क्या होगा, स्लोप बहुत हाई होगा। स्लोप हाई होगा तो क्या होगा, मेरा बहुत पानी की स्पीड भी बहुत तेज़ होगी। पानी की स्पीड तेज़ होगी तो उसको काटेंगे भी जल्दी, तो इससे क्या बनेगी, मेरी वी शेप्ड वैली बनेगी। अगर मेरी इस तरीके से जा रहा है पानी, तो वी शेप्ड वैली तो बनेगी ना। कोलोराडो रिवर एग्जाम्पल के तौर पे, कटिंग थ्रू द ग्रांड कैनन, क्या, ग्रांड कैनन्स को काट के कोलोराडो रिवर रिवर कोलोराडो रिवर जो है वो काट रहा है ग्रांड कैनन को। समझ में आया, एग्जाम्पल के तौर पे यूथफुल स्टेज। नाउ मेच्योर स्टेज, वर्टिकल इरोजन सोज एंड लेटरल इरोजन बिकम डोमिनेट, मतलब जो वर्टिकल इरोजन जो होगा वो स्लो होता चला जाएगा, और जो लेटरल इरोजन हो जाएगा ना वो डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब धीमे धीमे आराम से। मोर जेंटल स्लोप बनेंगे और ब्रॉडर वैली बनेंगी। वैली जो होंगी वो ब्रॉड होती चली जाएंगी, जैसे इस तरीके की वैली हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आया ना, पहले क्या थी, नैरोअर वैली थी, अब ब्रॉडर वैली हो जाएंगी। वैली वाइडन, इंटरफ्लुएंस लोअर, वैली क्या हो जाएगी, चौड़ी होती चली जाएगी, इंटरफ्लूज लोअर और नीचे होती चली जाएगी, एंड अ वेल ड्रेन्ड लैंडस्केप इमर्जेस। पूरी तरीके से जो लैंडस्केप जो बनेगा वो पूरी तरीके से, इसमें पानी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड होगा, ठीक है। द अपलेचियन प्लेचू जो है मिडिल स्टेज पर है अभी के टाइम पे, एग्जांपल के तौर पर लिख लेना, अपलेचियन प्लेचू इज इन द मिडिल स्टेज। रिवर मियंडरिंग एंड फ्लड प्लेन्स डेवलपमेंट, यहीं पे आप लोगों की रिवर मियंडरिंग होती है और फ्लड प्लेन जो होते हैं डेवलप होते हैं। अब जब मियंडरिंग क्या होती है, रिवर जो होगी ना, अगर इस तरीके से मुड़ जाए, इस तरीके से,
मतलब अगर पहले क्या थी रिवर, अब बहुत जब स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, अगर आप सोचो रिवर के वाटर की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वो बीच में से कुछ भी काटते हुए निकल जाएगी ना, तो दैट मीन्स जो रिवर होगी वो सीधी बहेगी। लेकिन अगर रिवर की स्पीड अगर कम हो गई, ठीक है, मैंने बताया रिवर की स्पीड अगर स्लो, रिवर के वाटर की अगर स्पीड कम हो गई तो इसके बीच में अगर जो भी हिंड्रेंस आएगी उसको वो काट ही नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगी, अपना जो कोर्स होगा वो चेंज कर लेगा, मतलब रास्ता जो होगा वो चेंज कर लेगी। तो क्या होगा, मेरी जो रिवर जो पहले ऐसे जा रही थी वो रिवर ऐसे ना जाके वो कभी हो सकता है ऐसे मुड़ जाए। तो क्या हुआ, ये मियंडरिंग हो गई ना, मियंडरिंग मतलब थोड़ी सी मुड़ गई, तो क्या बोलते हैं रिवर मियंडरिंग हो जाती है एंड द फ्लड प्लेन्स डेवलप। और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, फ्लड प्लेन्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो है तो पूरा का पूरा रिवर्स कोर्स का इलाका था ना ये, लेकिन अब मियंडरिंग हो गई तो क्या हुआ, तो ये वाला इलाका क्या हुआ, ये मेरा फ्लड प्लेन हो गया। समझ में आया ना। नाउ नेक्स्ट इज ओल्ड स्टेज, लैंडस्केप अप्रोचेस बेस लेवल। अब क्या होगा, अभी तक क्या था, बेस लेवल मेरा इतना था, तो अब ये यहाँ तक कटा था, लेकिन अब क्या होगा, बिल्कुल बेस लेवल तक आने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ओल्ड स्टेज पे। मिनिमम रिलीफ एंड नियरली फ्लैट सरफेस। अब क्या होगा, आप लोगों का जो सरफेस बनेगा, मतलब पहले यंग स्टेज पे इस तरीके का आप लोगों का स्ट्रक्चर था, मिच्योर में हम लोगों का इस तरीके का स्ट्रक्चर था, मतलब ऐसे मान लो, इस तरीके से मान लो, ये वेट 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 मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। मान लो इस तरीके से ये था मेरा यंग पे, मिच्योर में मेरा इस तरीके से था, और जो मेरा ओल्ड स्टेज होगी वो मेरा लगभग लगभग नहीं तो ऐसा स्टेज होगी, इस तरीके से, इस तरीके की स्टेज होगी। ठीक है, ये मेरा बेस लेवल हो गया, ये मेरी मिच्योर है। समझ में आई ये वाली चीज़। आप चाहो तो वहाँ पर डायग्राम बना के आ सकते हो। ठीक है, वर्टिकल मतलब जो अपना यंग वाली ऐसी बनेगी, मिच्योर वाली ऐसी बनेगी, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये मिच्योर वाली ऐसी बनेगी, और जो ओल्ड वाली है वो ऐसी बनेगी। समझ में आई ये वाली बात। द गेंजेस ब्रह्मपुत्र डेल्टा सिस्टम नियरिंग अल्टीमेट बेस लेवल। अब देखो गंगा नदी वाला जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा का जो सिस्टम है, बिल्कुल अल्टीमेट बेस लेवल पर पहुंच गया है। समझ में आया, समझ में आई नहीं वाली बात। इसमें होता क्या है भाई, मियंडर्स जो होते हैं, अब चूंकि अब जो तो इसमें मियंडर बनना स्टार्ट हुए ओल्ड स्टेज में, तो मियंडर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब मियंडर बहुत ज़्यादा होंगे और क्या होगा साथ में, अब जैसे डेल्टा वाला इलाका है तो वहाँ पर सेडिमेंटेशन डिपोजिशन भी तो बहुत ज़्यादा होगा, सेडिमेंट डिपोजिशन भी तो वहीं होगा, फिर सेडिमेंट डिपोजिशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहीं पे। समझ में ये वाली बात। नाउ अब इसको क्रिटिसाइज कर सकते, अब जैसे तीन स्टेजेस ली, इसका क्रिटिसिज्म भी तो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो तुम गलत बोल रहे हो, या काफ़ी चीज़ जैसे अपन लोग बात करते गए, मैंने जो इतना ही बोला, आप लोगों को कई चीज़ें खटकी नहीं कि यार ये क्या क्या बोल रहे हैं। देखो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है भाई ओवर सिंप्लीफिकेशन है इसका, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है इस पूरी की पूरी साइकिल को। इनने क्या बोला, इनने अज्यूम किया कि यूनिफॉर्म जियोलॉजी को अज्यूम कर लिया, क्लाइमेट मतलब इनने क्या बोल दिया कि यूनिफॉर्म जियोलॉजी है, क्लाइमेट भी यूनिफॉर्म है, टेक्टोनिक जो है स्टेबिलिटी है। मतलब उस टाइम पे वही 1899 की बात है, उनने उस टाइम पे तो पता ही नहीं था कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं या फिर कुछ भी हो वो मूव कर रही हैं प्लेट्स हम लोगों की, नहीं पता था ना। तो इनने क्या बोला कि भाई टेक्टोनिक स्टेबिलिटी है विच आर रेयर इन द रियल वर्ल्ड सिनारियो। ये रियल वर्ल्ड सिनारियो में बहुत रेयर है कि भाई यूनिफॉर्म जियोलॉजी मिलेगी आपको, क्लाइमेट भी, इन्हें क्लाइमेट के बारे में बात ही नहीं करी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में तो उस टाइम पे किसी को भी नॉलेज नहीं थी। समझ में आया। तो बस वही चीज़ है कि इसी चक्कर में ये ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया है। कैटास्ट्रॉफिकल इवेंट जो हैं जैसे वॉल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक, इन्हें लिए ही नहीं अकाउंट में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में भी, कि ये चीज़ें भी तो आप लोगों को हेल्प कर रही है ना लैंडफॉर्म को डेवलप करने में, तो इसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। नॉन नॉन लीनियर एवोल्यूशन की बात करी, इनने क्या बोल दिया कि ये इनने जो लैंडस्केप डज नॉट फॉलो द फिक्स्ड सीक्वेंस। ठीक है, प्रोसेस कैन अकर साइमल्टेनियसली और इन रिवर्स ड्यू टू द अपलिफ्ट और द बेस लेवल चेंजेस। क्या बोल रहे हैं, जो डेविस ने बोला कि सबसे पहले क्या होगा, हम लोगों की अपलिफ्टमेंट होगी, उसके बाद हम लोगों का धीरे धीरे ये चीज़ें चलती जाएगी। लेकिन हकीकत में तो ये नहीं होता ना, कोई फिक्स सीक्वेंस तो है नहीं है। इनने बोल दिया एक फिक्स सीक्वेंस है कि पहले अपलिफ्टमेंट होगा, फिर लैंड फॉर्म डेवलपमेंट होगा, फिर वो मेच्योर स्टेज पे चली जाएगी और पेनी प्लेन बन जाएगी। सीधी सीधी बात है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है कि भाई नहीं यार यही सीक्वेंस फॉलो करेगा, नहीं ना, इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ हो गई कि बेस लेवल चेंजेस हो जाएंगे। पता चला, मालूम पड़ा कि आप लोगों का जो अपलिफ्टमेंट जो हो रहा है, बेस लेवल मेरा पहले इतना था, मेरा हल्का सा वो हुआ, इरोजन हुआ,
फिर जब अब मान लो बड़ा फ्यूचर में कोई ना कोई मान लो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण जो मेरा बेस लेवल है वो या तो ऊपर उठ गया या नीचे चला गया, तो क्या ये एडजस्टमेंट नहीं होगा? अब जो मतलब अभी सीधा इस तरीके से हो गया तो क्या इरोजन अलग नहीं होगा? हाँ, चीज़ें चेंज होंगी ना, मान लो अगर अपलिफ्टमेंट हो जाए, नीचे चला जाए, कोई ज़रूरी है कि वो होगा? तो इसीलिए ये किसका क्रिटिसिज्म हो गया कि भाई जो इवोल्यूशन होता है ना वो नॉन लीनियर होता है, ना कि लीनियर। समझ में आया? मॉडर्न पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो मॉडल्स लाइक पेंक थ्योरी, वॉल्टर पेंक जो है, ऑफ द पैरेलल स्लोप रिट्रीट, पैरेलल स्लोप रिट्रीट, पेंक ने पैरेलल स्लोप रिट्रीट जो दिया, और हैक का डायनामिक इक्विलिब्रियम जो था, ऑफर करता है मोर नुआंस्ड व्यू ऑन द लैंडस्केप एवोल्यूशन। मतलब ये और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पेंक का और हैक्स का। समझ में आया वाली बात? बेस लेवल, अब देखो मैंने अभी तक आपको इतना सारा बताया कि बेस लेवल होता है, बेस लेवल के नीचे नहीं जाता है, यंग, मेच्योर और ओल्ड स्टेज होती है। अब अपन मोटा मोटा समझते हैं कि बेस लेवल क्या होता है कि नहीं? किसके ऊपर? इरोजन के ऊपर। सबसे पहले जे.डब्ल्यू. पोवेल ने पोस्टुलेट किया कंसेप्ट को, कब? 1875 में, बेस लेवल के। अब आया समझ में इनने बेस लेवल का वर्ड क्यों यूज़ किया, कंसेप्ट क्यों यूज़ किया? क्योंकि 1875 में ही ये कंसेप्ट जे.डब्ल्यू. पोवेल दे चुके थे। समझ में आया? डेविस ने 1899 में अपनी वो जब थ्योरी दी थी तो उससे पहले तो दे चुके थे ना। ना बेस लेवल क्या है? एक अल्टीमेट लिमिट है वर्टिकल इरोजन की, जो कि रिवर के द्वारा हो रही है। अकॉर्डिंग टू द जे.डब्ल्यू. पोवेल, द सी लेवल बिकम्स द ग्रांड बेस लेवल बियॉन्ड विच नो ड्राई लैंड कैन बी फर्दर डिग्रेडेड। मतलब उसने बोला कि जो हम लोगों का जो सी लेवल है ना वो बिल्कुल ग्रांड बेस लेवल बन जाता है, इसके नीचे आप लोगों का कोई भी ड्राई लैंड जो होता है वो डिग्रेड नहीं हो सकता। सीधी सीधी बात है, आपका जो वाटर लेवल जितना होगा उतना ही तो उसका इरोड होगा, उसी को तो बोलते हैं अपना सीधे। नाउ देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल जिला इनिशियल स्टेज ऑफ द फ्लोइंग अपलिफ्ट, ये मेरा बेस लेवल बन गया, तो ये मेरा क्या हुआ? अभी यहाँ पे क्या हुआ? अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ये मेरी मान लो यहाँ पे रिवर बह रही है इधर की तरफ, ठीक है, ये मेरा पानी भर गया। अब पानी भरा, अब क्या हुआ? मेच्योर स्टेज आ गया, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द फ्लड प्लेन्स। अब क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा सा इरोड हो गया ना, ये चीज़ है, ये जैसे ही इरोड होगी यहाँ पे मेरा क्या बन गया? फ्लड प्लेन्स बन गया। ठीक है, ये भी अभी भी बेस लेवल है। यूथफुल स्टेज में के अंदर ही अगर देखा जाए रैपिड डाउन कटिंग है, सॉरी मैं यहाँ से ऐसे जा रहा था। यूथफुल स्टेज में क्या होगा? डाउन कटिंग होगी, रैपिड डाउन कटिंग। ये देखो मेरा हिल था, ये डाउन कटिंग होगी तो क्या होगा? वी शेप्ड वैली हो गई। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं है। अब ये मेरा इस ये वाला इलाका थोड़ा फ्लैट होने की कोशिश करेगा ना, तो यहाँ पर क्या बन गए? मेरे फ्लड प्लेन्स बन गए। और ओल्ड स्टेज में जो हो गया, मेरे वाइड फ्लड प्लेन्स बन गया और लिटिल इरोजन हुआ। अब क्या हुआ? इरोजन कम होगा। देखो यहाँ पर अगर रिवर जा रही थी तो कटना कम हो गया, यहाँ पर रिवर है तो थोड़ा सा कम जाना, उससे भी ज़्यादा और कम। अब देखो ये बेस लेवल जो है इसके नीचे नहीं गया, ये है कि नहीं? ये इसके नीचे नहीं गया और जाएगा भी नहीं, इसी को बोलते हैं बेस लेवल। तो अलग अलग टाइप के बेस लेवल्स होते हैं, ठीक है। पहला बेस लेवल का टाइप क्या होता है? ग्रांड बेस लेवल, याद रखना। ग्रांड बेस लेवल ये क्या होता है? इसको हम लोग जनरल या अल्टीमेट या परमानेंट बेस लेवल बोलते हैं। बहुत बड़ा बेस लेवल है ना, इसलिए इसको जनरल बेस लेवल, अल्टीमेट बेस लेवल या परमानेंट बेस लेवल भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये सी लेवल होता है। ये सी लेवल होता है विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट टू विच ऑल रिवर एंड द स्ट्रीम्स इवेंचुअली इरोड। मतलब ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है जहाँ तक आप लोगों की कोई भी रिवर या स्ट्रीम मतलब नदी या धारा इवेंचुअली इरोड करती है। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, बिल्कुल सी लेवल होता है। द ग्रांड बेस लेवल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द सी लेवल, बिल्कुल सी लेवल की पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये कब चेंज होता है? जब हम लोगों का सी लेवल चेंज होता है। समझ में आई ना? अब जैसे ये है, मान लो मेरा सी के बगल में एक कोई कॉन्टिनेंट है, मान लो बड़ा मेरा कॉन्टिनेंट इतना है, इस तरीके से चल रहा है, तो मेरा सी अगर इतना होगा तो वो इसको काटने की कोशिश करता ही रहेगा ना। तो ई वाला जो लेवल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? बेस लेवल हो जाएगा, बेस लेवल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो अगर ये इसके बराबर आ गया तो क्या इसके नीचे भी इसको रोड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो तो उसके नीचे आ गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ग्रांड बेस लेवल है ना, डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द सी लेवल के। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मिसिसिपी रिवर का एग्जाम्पल याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिसिसिपी रिवर जो है ना वो फ्लो करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और उसके पास अल्टीमेट बेस लेवल है सी लेवल पर। समझ में आया? मिसिसिपी रिवर का गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ठीक है।
इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा आपको ग्रांड बेस लेवल का, ये इन्फ्लुएंस करेगा लॉन्ग टर्म इरोजन को और सेडिमेंट डिपोजिशन को। पैटर्न ऑफ द रिवर, फॉर द इंस्टेंस रिवर फ्लोइंग इनटू द ओशन विल बी ग्रेजुअली रिड्यूस देयर द ग्रेडियंट एंड द डिपोजिट सेडिमेंट एज दे अप्रोच सी लेवल। अब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है, सीधा सीधा है कि इन्फ्लुएंस किया इसने लॉन्ग टर्म इरोजन को और सेडिमेंट डिपोजिशन को, और पैटर्न जो है जो अपने रिवर के जो पैटर्न है वो, अब क्या होगा, जो रिवर जो फ्लो होती है वो कहाँ होगी, ओशन में होगी, है कि नहीं। रिवर जो होगी, हम लोगों की फ्लो किस में हो रही है, ओशंस में हो रही है। तभी तो आपको गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में जो जितने भी डिपोजिट्स मिलेंगे उधर की तरफ ही तो मिल रहे हैं, तो ओशन में ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, फ्लो कर जाएगी, जिससे रिड्यूस होगा देयर ग्रेडियंट एंड डिपोजिट सेडिमेंट। जैसे जैसे वो सी लेवल की तरफ अप्रोच करेगी, वो धीरे धीरे जो डिपोजिट सेडिमेंट्स और ग्रेडियंट है ना, वो रिड्यूस होते चले जाएंगे ग्रेजुअली। समझ में आया। टेम्पररी बेस लेवल, सेकेंड इज टेम्पररी बेस लेवल। अब नाम से समझ में आ रहा है ये टेम्पररी है। इन पर्टिकुलर रिवर देयर मे बी द सम टेम्पररी लेवल ड्यू टू द वेराइटी ऑफ द फैक्टर्स। देखो, अब अभी तक मैंने क्या बोला था कि जो रिवर होती है वो मेरी कहाँ जाती है, सी के अंदर पूरी तरीके से चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मेन ग्रांड बेस लेवल। अब आएगा टेम्परेरी। अब टेम्परेरी का मतलब जो जगह जगह पे बन जाए इस तरीके के बेस लेवल। अब ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे प्रेजेंस ऑफ द लेक्स, मतलब कहीं पे बीच में लेक मिल जाए आप लोगों को, डिफरेंट बेड्स ऑफ द हार्ड एंड द सॉफ्ट रॉक, अलग अलग, अगर मान लो जो आपके जो बेड्स हैं, रिवर बेड्स जो है, रिवर बेड्स मतलब जो नीचे का हिस्सा, वो अगर हार्ड या सॉफ्ट रॉक से होगा तो उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। हार्ड रॉक को तो बहुत देर में काट पाएगी, लेकिन सॉफ्ट रॉक को जल्दी काट देगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेट लेक्स, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ग्रेट लेक्स है ना, वो बिल्कुल लोकल बेस लेवल की तरह बिहेव करती है फॉर रिवर लाइक नाइग्रा रिवर विच फ्लोज फ्रॉम द लेक एरी एंड लेक ऑन्टोरियो। समझ में आया। लेक एरी और लेक ऑन्टोरियो से फ्लो करती है, और नाइग्रा रिवर जो है वो बिल्कुल कैसे बिहेव करता है, लोकल बेस लेवल की तरह बिहेव करता है। मतलब नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रेट लेक है, ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका में, एक्ट करती है लोकल बेस लेवल की तरह फॉर किसके लिए, रिवर लाइक नाइग्रा रिवर जो कि फ्लो करती, नाइग्रा रिवर जो कि फ्लो करती है लेक एरिक से लेक ऑन्टोरियो की तरफ। समझ में आया वाली बात। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर रास्ते में अगर आपको कोई भी क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, लेक मिल जाए, कोई भी लेक मिल जाए, तो वो भी तो आप लोगों का बेस लेवल की तरह वर्क करने लगेगी, है कि नहीं। समझ में आया ना। जैसे ग्रेट लेक जो है, अगर ग्रेट लेक जो है वो बिल्कुल एक लोकल बेस लेवल की तरह वर्क कर रही है। क्यों, देखो, एक्स एज द लोकल बेस लेवल लाइक, जैसे नाइग्रा रिवर जो है, एक नाइग्रा रिवर जो आ रही है, वो फ्लो कहाँ से कर रही है, एरी रिवर से लेके लेक ऑन्टोरियो तक कर रही है, लेक ऑन्टोरियो तक कर रही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लोकल बेस लेवल बन जाएगा। नाउ रेजिस्टेंस रॉक लेयर, क्या, रेजिस्टेंट रॉक लेयर, मतलब पहला क्या था, कोई अगर लेक आ जाए, दूसरा अगर रॉक लेयर ऐसी आ जाए जो उसको रजिस्ट कर जाए, ठीक है। जैसे जैसे ग्रांड कैनन्स के अंदर कोलोराडो रिवर, ग्रांड कैनर के अंदर कोलोराडो रिवर जो है एनकाउंटर करती है रेजिस्टेंट रॉक लेयर को, दैट एक्ट्स एज अ लोकल बेस लेवल क्रिएटिंग द रैपिड एंड वाटरफॉल। बहुत सीधी सी बात है, अगर बीच में कोई पत्थर आ जाए तो वो भी तो क्या हो जाएगा, मतलब पत्थर आ जाए, पहाड़ आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसको रजिस्ट कर जाएगा ना नदी को, तो उसको तो काट नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपकी बेस लेवल तैयार हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, मतलब सीधी बात है, सॉफ्ट लेयर को काट देगा, हार्ड लेयर को थोड़ा सा मुश्किल होता है काटने में, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो बेस लेवल हो जाएगी। सीधी सीधी बात। द टेम्परेरी बेस लेवल जो है वो एलिमिनेट हो जाती हैं जब होल कोर्स ऑफ द रिवर अटेन्स इट ग्रांड बेस लेवल। मतलब टेम्परेरी बेस लेवल कब खत्म होती हैं, जब पूरा का पूरा कोर्स, जैसे कोई नदी जा रही है, ये मेरी नदी है, देखो ये मेरा क्या है, अल्टीमेट बेस लेवल है, ठीक है। ये मेरी नदी जा रही है, ये नदी है, और यहाँ पर मेरा कुछ भी, चाहे लेक आ जाए, यहाँ पर मेरा कोई रॉक आया अलग से, तो ये मेरा क्या होगा, इससे यहाँ इसको इरोड नहीं करेगी, इस वाली जगह को इरोड नहीं करेगी, लेकिन यहाँ से निकल के जाएगी, फिर ये इसको इरोड नहीं करेगी, या फिर इरोड करेगी, जैसा भी करेगी उसका चेंज हो जाएगा ना सब कुछ, तो फिर ये इस तरीके से जाएगी।
लास्ट में तो अल्टीमेटली तो यहाँ पे अपने सी लेवल पे ही तो जा रही है। अब मान लो पूरे के पूरे जो कोर्स है उसका ही अगर बेस लेवल चेंज हो जाए, जो बेस लेवल जो है वो पूरा का पूरा उसको अटेन कर ले सी लेवल के रूप में, तो क्या ये माना जाएगा कि ये बेस लेवल अलग होगा? क्योंकि तो पूरा का पूरा बेस लेवल ही ऐसे उससे मिल गया, है कि नहीं? पूरा कोर्स ही अगर मेरा सी लेवल पर आ गया तो ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, फिर तो इसके ऊपर से निकलेगी पूरी की पूरी, है कि नहीं? वही वाली बात हो गई। नाउ अब अगला है लोकल बेस लेवल। अभी तक क्या बताया था मैंने? प्रेजेंस ऑफ लेक। क्या बताया था मैंने? प्रेजेंस ऑफ लेक। प्रेजेंस ऑफ लेक के अंदर यही चीज़ बताई थी पूरा का पूरा। इसमें दो एग्जांपल बता दिए थे मैंने आप लोगों को, ग्रेट लेक्स और रेजिस्टेंट रॉक लेयर। ये इसके कारण था, लेक्स के कारण। सेकंड है लोकल बेस लेवल, इसी के अंदर लोकल बेस लेवल। अब देखो टेम्परेरी बेस लेवल के अंदर प्रेजेंस ऑफ लेक, सेकंड इज लोकल बेस लेवल। ये क्या होता है? ये लेवल होता है कन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स। मतलब दो स्ट्रीम्स आ रही हैं, मान लो यहाँ से नदी आ रही है, तो यहाँ पर कन्फ्लुएंस होगा ना, है ना? तो ये यहाँ पर क्या मिलेगा? एक मास रिसीव कर रही है मास्टर स्ट्रीम को अंदर, है ना? एक मान लो दो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स आके यहाँ पर मिली, तो उस जगह को बोलेंगे लोकल बेस लेवल बोलेंगे। लोकल बेस लेवल क्रिएट वेरिएशन इन द इरोजन एंड डिपोजिशन। अब इससे क्या होगा? यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, तो पहले तो जितना भी डिपोजिशन होगा चाहे जितना भी इरोजन होगा वो उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पर तो अलग होगा ना। जब ये दो रिवर्स मिल रही है, मान लो ये मिल रही है, ये मिल रही है, यहाँ पर दोनों का कन्फ्लुएंस होगा, तो क्या होगा? दोनों की वेलोसिटीज़ में चेंजेस आएंगे, तोड़ने की ज़्यादा कोशिश करेगी। सीधी सीधी बात है ना, जैसे वाटरफॉल। अब यहाँ पर क्या मिलेगा अपन को? वाटरफॉल्स मिलेंगे, रैपिड्स मिलेंगे, टेरेस मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है। जैसे नाइग्रा फॉल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नाइग्रा फॉल इज अ रिजल्ट ऑफ द नाइग्रा रिवर एनकाउंटरिंग द रेजिस्टेंट रॉक लेयर। एनकाउंटरिंग द रेजिस्टेंट रॉक लेयर, यहाँ पर बिल्कुल रेजिस्टेंट रॉक लेयर है, तभी तो उस नदी को काटती जा रही है। समझ में आई नहीं वाली बात? देखो कई लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे, सीधा सीधे बात है कि अगर एक, जे आप लोग ना बहुत छोटा सोच रहे हैं, आप बहुत बड़ा सोच रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ को दो लेयर, दो रिवर आई, यहाँ से जा रही है, ये रिवर जा रही है, यहाँ तक तो मेरा जितना उसको काटना होगा वो काट देगा, ठीक है? एक यहाँ पर रेजिस्टेंट रॉक लेयर आ गई, मान लो एक बड़ी सी आ गई, तो क्या होगा? एक अगर मेरी यहाँ पे एक और स्ट्रीम आ गई, यहाँ पे क्या होगा? ये इसको इस तरीके से नहीं काटेगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेरा जो फाइनल जो बनेगा वो ऐसे ही तो बनेगा। आप लोग कई जगह वाटरफॉल्स पे भी जाते हो तो कभी ऐसे इस तरीके से, जहाँ पे डायरेक्ट गिरता है फिर यहाँ पे गिरता है, काटता चला जाता है। तो आपने नाइग्रा वाटरफॉल्स देखा होगा, तो यहाँ पर एक बड़ा सा वो है, रॉक है, रेजिस्टेंट रॉक लेयर है, तो यहाँ पर बहुत नीचे वो हो गया ना वाटरफॉल टाइप का, हो गया कि नहीं हो गया? तो बेस लेवल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, लोकल बेस लेवल। नाउ द ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स फर्स्ट इरोड। जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम जो होगी पहले क्या करेगी? इरोड करेगी देयर वैली अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ देयर कन्फ्लुएंस। मतलब पहले क्या करेगी? वो इरोड करेगी वैली को जिस तरीके से उसका कन्फ्लुएंस हो रहा है। दस ग्रेड देयर लॉन्जिट्यूडनल प्रोफाइल। फिर क्या करेगी? उसका लॉन्जिट्यूडनल प्रोफाइल को इरोड करेगी। अल्टीमेटली द सी लेवल बिकम्स द ग्रांड बेस लेवल ऑफ द इरोजन फॉर द एंटायर ड्रेनेज बेसिन। फिर लास्ट में क्या होगा भाई? सी लेवल जो होगा वो आप लोगों को क्या बनेगा? ग्रांड बेस लेवल बन जाएगा। मतलब एक बात बताओ, दो स्ट्रीम्स आ रही हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताऊं, दो स्ट्रीम्स आ रही हैं, ये मैं ना ग्राउंड से ले रहा हूँ, ठीक है? एक स्ट्रीम आ रही है जिसका बेस लेवल, एक स्ट्रीम आ रही है इस तरीके से, ये चीज़ है, ये यहाँ से स्ट्रीम आ रही है इस तरीके से, एक ये आ रही, तो मेरी जब अगर इसका बेस लेवल होगा मेरा, वो कितना होगा? सिर्फ इतना, मैक्सिमम कितना काटेगी इसको? मैक्सिमम इतना काटेगी, है कि नहीं? अब अगर मेरा एक और आ गई यहाँ पर, ठीक है, एक और आ गई यहाँ पे, एक और कन्फ्लुएंस हो गई, दैट मीन्स क्या होगा? यहाँ पर मेरी और टकराएगी, यहाँ पर टकराएगी नहीं टकराई? जब ये टकराएगी तो दैट मीन्स यहाँ पर भी तो उसको फोर्स करेगी इसको तोड़ने की, तो ये हो सकता है इसका बेस लेवल और चेंज हो जाए, है कि नहीं? दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि पहले तो वो सिर्फ उतने पर ही कोशिश करेगी बेस लेवल लाने की, ये इतने पर बेस लेवल आ जाएगा, लेकिन जब ये एक और मिलेगी तो फिर जैसे ही इसका बेस लेवल आएगा फिर वो अपने बेस लेवल पे भी तो लाने की कोशिश करेगी, तो ये नीचे और ज़्यादा बेस लेवल पर पहुंच गया। समझ? बेस लेवल आपको पता है कि मैक्सिमम कितना काट सकती है, बस वही चीज़ है। और आप कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि भाई अगर मैंने, अगर कहीं पे और जो से टकरा रही है, दो स्ट्रीम्स अगर आ गई तो उसको और काटेगी ना उस चीज़ को,
है कि नहीं है। अगर यहाँ पर मैंने बीच में ये मैं अगर फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ, अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूँ तो क्या होगा, मेरी जो रिवर है वो अगर इस तरीके से जा रही है, ये मेरा वो लगा हुआ है, एक पत्थर लगा हुआ है, तो इस पत्थर पर यहाँ पर थोड़ा सा इतना मोटा हुआ है, यहाँ पर मोटा मोटा है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचा है, तो इसका बेस लेवल इतना था, और ये उसको इसके काट ही नहीं पा रही। अब ये मेरी दूसरी जो मिलेगी तो वो इसको भी तो काट देगी, है कि नहीं है। और ये उसको और ज़्यादा नीचे भी काट सकती है, कोई भरोसा है स्पीड जितनी ज़्यादा होगी। नाउ अंडरस्टैंडिंग बेस लेवल, अब इससे क्या होगा, बेस लेवल अंडरस्टैंड करने से हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कैसे जो है हमारी रिवर जो है वो सेव करेगी इन द लैंडस्केप ओवर द टाइम। लैंड, अब जैसे मान लो ये मेरा टॉप व्यू में लगा रहा हूँ, ये मेरी रिवर जा रही है ऐसे, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस जो रिवर है इसका बेस लेवल जो है वो इतने पे जाएगा, ठीक है। इतने से ज़्यादा ये रोड नहीं कर, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा ये रोड कर देगी। हमको पता है कि इसका बेस लेवल जो है वो इतना है, तो हम लोग बता पाएंगे ना कि भाई रिवर का जो शेप होगा ओवर द टाइम वो कैसा होगा, किस तरीके की जो वैली बनेंगी, फ्लड प्लेन्स बनेंगे, डेल्टा बनेंगे, है कि नहीं है। नाउ फॉर इंस्टेंस द नाइल रिवर डेल्टा जो है ना वो फॉर्म हुआ है रिवर सेडिमेंट पे लोड से, इज डिपॉजिटेड एट इट्स अल्टीमेट बेस लेवल द मेडिटेरेनियन सी। सीधी बात है, मेडिटेरेनियन सी में जो नाइल रिवर का जो डेल्टा है ना वो फॉर्म कर रहा है रिवर सेडिमेंट के लोड को, है कि नहीं, जो कि डिपॉजिट हो रहा है मेडिटेरेनियन सी में। एग्जांपल समझ में आ गया ना, ये चीज़ ज़्यादा कोई वो नहीं है ना, टफ नहीं है ना, ये चीज़ है नॉर्मल सिंपल सी थ्योरेटिकल चीज़ें। चाहो तो आप इस तरीके से डायग्राम भी बना के आना वहाँ पे एग्जाम के अंदर, चाहो ये लिख के आना, लेकिन डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बिकॉज आई एम बैड एट द डायग्राम, दिस इज़ वाई, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे तो डायरेक्ट कर लोगे इस चीज़ को। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लो, बेस लेवल समझ में आ गया ना पूरा का पूरा, कुछ नहीं है, ये डायग्राम बना के आना। अलग अलग होते हैं, कौन कौन से हो गए आप लोग, ग्रांड बेस लेवल और टेम्पररी बेस लेवल। टेम्पररी बेस लेवल के अंदर आपका प्रेजेंस ऑफ लेक की बात कर लोगे, सेकंड आप बात कर लोगे लोकल बेस लेवल की, समझ में आ गई भाई चीज़। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैंडर्ड साइकिल, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैंडर्ड साइकिल। अब चाहे स्टैंडर्ड साइकिल में इसको चाहे स्टैंडर्ड साइकिल बोल लो, चाहे नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन बोलो, चाहे स्टैंडर्ड एपिजन साइकिल ऑफ इरोजन बोलो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, समझ में आया। वही चीज़ है, वही की वही अपन रिपीट कर रहे हैं। देखो तीन स्टेज होती हैं, पहली बात तो तीनों स्टेज अब हम लोग कर चुके हैं, अभी की वही यंग, मेच्योर और ओल्ड स्टेज, वही की वही सेम के सेम लिखना जो अब लोगों ने अभी 9 और 10 स्लाइड में पढ़ा था, ये रही। अब लोगों ने यहाँ पर तीन स्टेजेस पढ़ी थी, कहाँ है, वेट, ये रही 1 और 2, 9 और 10 वो है ना ये, तो ये रही आपकी यंग स्टेज और मेच्योर स्टेज। चाहो तो पॉज करके आप अपने नोट्स में लिख सकते हो ये चीज़ें, यंग स्टेज, और ये वाला डायग्राम बना देना, समझ में आई। ये हो गया ये समझ में आ गई ये वाली चीज़। तो ये चीज़ तो मैं दोबारा से आपको रिपीट नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट है वैसे ही आप लोगों का, ठीक है। नाउ ये तीन स्टेज तो हम लोगों के डेविस ने बता दिए थे। अब क्या होगा इन द रियलिटी, रिजुविनेशन स्टेज जो होती है, इन रियलिटी रिजुविनेशन स्टेज भी तो फॉलो करेगी। मान लो अभी तक आप लोगों का इरोजन पूरी तरीके से हो गया, अब क्या होगा, ये फिर से रिजुविनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितने भी फिनोमेना देखे थे, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी देख ली थी। मान लो अगर प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण या प्लेट अपलिफ्टमेंट हो जाए, प्लेट अपलिफ्टमेंट हो जाए, तो क्या होगा, आप लोगों का वो फिर से नहीं हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब ऊपर की तरफ आएगा तो मेरे जो रिवर का वाटर है वो तो ऊपर आएगा, तो दैट मीन्स जो एनर्जी जो होगी, इरोजनल एजेंट की जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या करेगा उसको, और उसको कट आउट करेगा, है कि नहीं है। तो वही चीज़ तो हुई हम लोगों की, वही चीज़ तो हुई, तो बस वही चीज़ कर दी कि रिज्यूमिनेशन हो गया, तो लैंडस्केप अब रिस्पॉन्स करेगा, फिर से वो रिज्यूम कर लेगा किस चीज़ को, इरोजन को, क्रिएट करेगा रिन्यूड साइकिल को और लैंडस्केप एवोल्यूशन को। इनसाइज द मियंडर, अब क्या बनेगा, मियंडर, टेरेस्ट एंड अदर फीचर्स, मतलब फिर से और ज़्यादा उसको कट करने लगेगा, रिलेटेड टू द रिन्यूड रिवर एक्टिवली कैन डेवलप द ड्यूरिंग दिस स्टेज। समझ में आई वाली बात। वाइल द स्टैंडर्ड एपिजन, while the standard epigen cycle of the erosion provides a useful framework for the understanding the general pattern, जब स्टैंडर्ड एपिजन साइकिल जो होंगे इरोजन के, जो प्रोवाइड करता है यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग द जनरल पैटर्न फॉर द लैंडस्केप एवोल्यूशन, रियल वर्ल्ड लैंडस्केप ऑफन डू नॉट नियरली फिट इनटू द टेक्टोनिक फैक्ट इनटू द साइकिल
ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी। वही चीज़ मैंने बोली कि भाई हाँ, हमने मान लिया कि एपिजन साइकिल यूरोजन साइकिल प्रोवाइड तो कर रहा है आप लोगों का पैटर्न को, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो ये चीज़ें हो नहीं रही हैं। ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिकल और टेक्टोनिक फैक्टर के कारण काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डिस्पाइट लिमिटेशन, अब फिर भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि भाई ये तो है ही नहीं है भाई। डिस्पाइट लिमिटेशन, एपिजन साइकिल ऑफ इरोजन जो है वो आप लोगों को हेल्प कर रहा है, जोग्राफर्स को, कि जियोलॉजिस्ट जो भी होंगे, साइंटिस्ट जो होंगे, बेटर कंप्रीहेंस टू ऑनगोइंग द प्रोसेस दैट शेप ओवर द प्लैनेट सरफेसेस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने में ये इसकी हेल्प कर रहा है। समझ में आई ये वाली बात? आ गई ना? ठीक है, ये चीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? डेविस का देख लिया कि डेविस किस तरीके से साइकिल होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल। इसके अंदर हम लोग पेंक का देखेंगे क्या है, और आगे करते चले जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए ये मैं इस वीडियो में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।